स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK-27 पर। तो आज हम भूगोल के बारे में जानने वाले हैं, वो भी भारत के भूगोल के बारे में। तो आइए अपनी वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत की जो लंबाई पूर्व से पश्चिम है वो 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है या 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं समय एवं अवस्थिति को? भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है वो है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, त्रिपुरा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं मिजोरम। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तरी अक्षांश विभाजित करता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता जो गुजरात में स्थित है तथा पूर्वी बिंदु क्यूथू है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का। सूर्योदय एवं सूर्यास्त में 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच मध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत का राजनीतिक मानचित्र एक बार इसे देख लेते हैं। केरल सबसे नीचे है, इसके केरल के ऊपर कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा से महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका गुजरात है। गुजरात से आप देख सकते हैं यहाँ पे है आपका राजस्थान और ये पंजाब हो गया। लद्दाख एक बार आप मैप देख लें ध्यान से। बात करें दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव जो कि क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका विलय जो है विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन है। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। बात करें भारत का जो उत्तरी बिंदु है क्या है? इंदिरा काल है। इंदिरा काल कहाँ पे स्थित है? इंदिरा काल लद्दाख में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। पश्चिमी बिंदु क्या है? गौरमोता या गुहार मोती है जो गुजरात में स्थित है। गुहार मोती गुजरात में स्थित है। क्यूथू कहाँ पे? क्यूथू भैया अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से
दक्षिणी क्रम क्या है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, शिवालिक। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। जो भारतीय मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है, ये एक दूसरे को जो है छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो लगभग 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7। रासद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रासद्वीप का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। नीलद्वीप का नाम है शहीद द्वीप एवं हैवलॉक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है। भारत कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है भैया? ये बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल, भारत के महत्वपूर्ण चैनल 9 डिग्री चैनल। बात करें 9 डिग्री चैनल की, तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य क्या है? 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य क्या है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। ग्रेट या महान चैनल जो है सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट जलडमरू मध्य क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है भैया? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है पाक जलडमरू मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य। माहिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में स्थित है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य क्या है? डंकन पास स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य जो है डंकन पास स्थित है। कोको स्ट्रेट या कोको जलडमरू मध्य जो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य क्या है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देख लेते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। तो अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया था। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 ईस्वी में हुए शिमला समझौतों में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। बात करें रेडक्लिफ रेखा की, तो रेडक्लिफ लाइन के बारे में बात करें तो विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा। भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ से इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। तो रेडक्लिफ रेखा का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ा। रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। बात करें भारत की, तो भारत के बारे में देखिए कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है। बात करें हमारे देश भारत के बारे में, तो भारत को हम किन किन नामों से जानते हैं? तो भारत को हम आर्यवर्त कहते हैं, जम्बूद्वीप कहते हैं,
भारतवर्ष कहते हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब किसके नाम हैं? ये सब भारत के नाम हैं। आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। इसमें से आप कितने नामों से परिचित हैं? तो इंडिया से परिचित हैं, हिंदुस्तान से परिचित हैं, भारतवर्ष से परिचित हैं। सिर्फ आपको क्या याद करना है? आर्यव्रत और जम्बूद्वीप। तो आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया के नाम से भारत को जाना जाता है। भारत की राजधानी की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का जो भौगोलिक स्थित है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। बात करें इसके देशांतरीय विस्तार की, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ज्यामितीय आकार की बात करें तो भारत का जो ज्यामितीय आकार है वो चतुष्कोणीय है। मानक समय की बात करें तो 82.5 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समय, मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा मिनट आगे, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो लंबाई, तो जो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 32-14। कितनी है? 32-14। और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 29-33 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर है। और जलीय सीमा कितनी है? 751 6.6 किलोमीटर है। प्रदेश की जल सीमा की लंबाई क्या है? समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र क्या है? प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। जलवायु के यहाँ भारत कैसी है? भारत जलवायु मानसून जलवायु है। बात करें भारत के क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल भारत का इंपॉर्टेंट है भैया। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है ये? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। बात करें विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.4% का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है भैया? 7वां स्थान है। जनसंख्या दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान किसरा है? दूसरा स्थान है। बस, और इसमें इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है, इसमें देख लेते हैं इसके बारे में। इसके बाद हम देखते हैं भैया कि कुल साक्षरता कितनी है भारत की? 74.04% है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.14% है। महिला साक्षरता कितना है? 65.46% है। राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना? 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना? 83.0% है या 43% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 18 हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 18 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भैया? पैंथरा टाइग्रिस होता है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाउ क्रिस्टेटस है। बात करें राष्ट्रीय वृक्ष की, राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बरगद है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फाइकस वेंगालनसिस है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जन गण मन
जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। राजकीय भाषा की बात करें, राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब अपनाया गया था? 2008 में। तिरंगा को कब राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। बात करें राष्ट्रीय गान एवं गीत को, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय जलजीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। पंचुएरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन, तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भूखंड था। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। बात करें हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, जैसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का निर्माण समांतर वाले श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपथ की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में लघु हिमालय की श्रेणियाँ स्थित हैं। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राका पोसी है, जो कि लद्दाख में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय हिमाद्री है। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। पश्चिम हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्राकृतिक पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, अवशिष्ट पर्वत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जो कि कहाँ स्थित है? केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट से। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? केरल एवं तमिलनाडु के मध्य। इलायची की पहाड़ियाँ जो है केरल एवं तमिलनाडु के मध्य जो है सीमा बनाती हैं। सेवराय पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित हैं? तमिलनाडु में। सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट्स और पश्चिमी घाट और वेस्टर्न घाट्स परस्पर जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है। गॉर्डन ऑस्टिन। बात करें हम माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। एक बार हम देख लें मैप में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। इसमें काफ़ी सारा दिया है, तो इम्पोर्टेंट हमको जानना है, तो आइए देखते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। आरावली श्रेणी का पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है, राजस्थान में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा की जिसमें स्थित है? म्यांमार में। हिमालय को जो है
म्यांमार में अराकान उम्मा के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधार तथा पीरपंजाल। धौलाधार तथा पीरपंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मेरा जो अगली वीडियो आएगी वो जो है ट्रिक से जो है मैं आपको सभी दर्रों के नाम याद करा दूंगा। तो आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अपनी क्लास को जो है कंटिन्यू आगे जारी रखते हैं। उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन है, जो कि लद्दाख में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीप पर्वतीय किस काल में निर्मित हुए थे? तो पैलेओजोइक महाकाल में। आरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। किस राज्य की तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है? गुजरात की। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुडुचेरी, दमन और दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार, दमन और दीव, पुडुचेरी क्या है? ये भैया आपके केंद्रीय प्रदेश हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का नाम क्या है? रत्नाकर है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी को इस नाम से जाना जाता है, केप कोमोरिन से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक है। बात करें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलकेट झील के समीप स्थित है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से जो है राम सेतु प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में लक्षद्वीप अवस्थित है। भारत का कौन सा द्वीप समुद्र प्रॉल निर्मित है? लक्षद्वीप है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत से बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत से बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। बोर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? पीरपंजाल श्रेणी में स्थित हैं। बात करें हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर की, तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। ये इंपॉर्टेंट है बस इसमें। काराकोरम या गार्डन स्टिक कहाँ पे है? भारत में है। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। मकालू नेपाल। धौलागिरी नेपाल। नंगा पर्वत भारत। अन्नपूर्णा नेपाल। नंदा देवी भारत। कामेत भारत। नामचा पर्वत तिब्बत में स्थित है। गुरुला मंदाता तिब्बत चीन में स्थित है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को जो है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बात करें जलवायु की, क्लाइमेट के बारे में बात करें भारत की, तो
किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा होता है? अक्षांशीय स्थिति होती है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द क्या कौन से होते हैं? तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांश है, ऊंचाई है, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, पवन है, समुद्री जलधाराएं हैं, वर्षा है, पहाड़ पर्वत है, माउंटेन्स है, सॉइल है, मिट्टी है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के जो प्रवाह की दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। भारत के उत्तर पश्चिम मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु में। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु में। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर। बात करें बिहार में, तो बिहार में होती है औसत वर्षा कितनी? 120 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन राज्यों में होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सब मेघालय में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। बात करें व्यापारिक पवनों की, तो व्यापारिक पवनें जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहने वाली पवनें होती हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं या चाय वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 5। जलवायु निर्धारण के आधार पर वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा, वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? लघु शुष्क ऋतु गोवा के दक्षिण में होता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में। अर्धशुष्क स्टेबी जलवायु को उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में पाई जाती है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु को राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग होता है। शुष्क शीत ऋतु को CWG कहते हैं। गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा लघु शीत अर्ध ऋतु का क्षेत्र का है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु को इसे डिनोट करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। टुंड्रा तुल्य जलवायु को ET उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो आई होप अगर ये वीडियो आप सबको को पसंद आई होगी तो इसके जस्ट एक वीडियो में बनाऊंगा जलवायु से रिलेटेड, उसमें सारी थ्योरी को आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका रिवीजन है चल रहा है महेश कुमार वर्णमाल बुक से। तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय बछुए पवनों की उत्पत्ति होती है। बात करें लो उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें होती हैं। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? नवंबर, दिसंबर होते हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, एलिनो है, वल्लार, लीना आदि होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा
200 मिलीमीटर होती है। जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। बात करें भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। भारत में वर्षा का वितरण कितना है? तो आइए जानते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत हैं। तो खास ना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं पॉइंट को हम देखेंगे। बात करें मृदा के बारे में, सॉइल के बारे में। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण, जो जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? काली मिट्टी कपास के लिए फेमस है। लाल और पीली मृदा है, लेटराइट मृदा है, शुष्क मृदा है, लवणीय मृदा है, पीट मृदा है, वन मृदा है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से। रेगुर कौन सी मृदा कहा जाता है? काली मृदा। काली मृदा किसके लिए फेमस है? कपास के लिए। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किन राज्यों में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रहने वाले जान लो कि रेगुर मृदा आपके यहाँ पाई जाती है। मालवा पठारों में किस मृदा की अधिकता है? काली मिट्टी की। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होती है। जो मिट्टी का पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण, किसके कारण होता है भैया? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और जो मिट्टी का लाल रंग होता है, मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, अब मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर होती जा रही है? लेटराइट। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। वहीं मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए जो है चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जलधारा क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई दोमट मृदा में। जो बलुई दोमट मृदा होती है ये पानी को तुरंत सोख लेती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? दलहनी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चना हो गया, अरहर हो गई, आपकी मटर हो गई। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्राकृतिक होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस मतलब एक होता है जिस हवा में जो है पानी की मात्रा, जैसे आपका कोहरा हो गया। चंबल घाटी का निर्माण किन भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? और नालिका अपरदन से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लेटराइट। चाय खेती के लिए कौन सी? लेटराइट। कपास खेती के लिए काली मिट्टी। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? गाद मृतिका व रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की। भारत की मृदाओं में जो हमारी भारत की मृदा है, जो हमारी भारत की मिट्टी है, उसमें किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। बात करें भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्षारीय मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में क्षारीय मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की कमी पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का।
मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। बात करें पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति कैसी होती है? अगर मिट्टी का पीएच मान, अगर यदि मिट्टी का पीएच मान 1 से 6 रहेगा तो कैसी मिट्टी होगी? वो मिट्टी होगी आपकी अम्लीय मृदा। यदि मिट्टी का पीएच मान 7 है तो उदासीन मिट्टी होगी। यदि मिट्टी का पीएच मान 8 से 14 है तो क्षारीय मिट्टी होगी। 1 से 6 रहेगी मिट्टी का पीएच मान तो अम्लीय मृदा होगी। मिट्टी का पीएच मान 8 से 14 होगा तो क्षारीय मिट्टी होगी। यदि मिट्टी का पीएच मान 7 होगा तो कैसी मिट्टी होगी? उदासीन मिट्टी होगी। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में सिनकोना वृक्ष पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर की। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर की। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी या खिजड़ी। खिजड़ी वृक्ष पाया कहाँ जाता है? जो खिजड़ी वृक्ष है पाया कहाँ जाता है? राजस्थान में। आपने स्टेडियम पढ़ा हुआ है, कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। क्या है आपका ये? खिजड़ी वृक्ष। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1980 में। सगौना तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों में। पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? लाठी बांस। बांस की जो है कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी है? लाठी बांस। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां स्थान। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। फलास के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। फलास के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 4975 वर्ग किलोमीटर में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। पश्चिमी हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? कश्मीर से कुमायूं तक है। शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में चीड़ पाया जाता है, देवदार पाया जाता है, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में। पूर्वी हिमालय क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है उसका विस्तार सिक्किम से दार्जिलिंग तक है। शीतोष्ण क्षेत्र में जायफल पाया जाता है और बड़े फूलों वाले एवं छोटी बेल के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र का ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियों तक विस्तार है। बात करें इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट एक है मालाबार क्षेत्र। मालाबार क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? प्रायद्वीप तट तक है। घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काफ़ी, चाय, रबड़ और काजू आदि। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी किसकी स्थापना? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। रेन फॉरेस्ट रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? 1988। बाकी इसमें और कोई इम्पोर्टेंट है नहीं उतना। नेक्स्ट देखते हैं। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। चिपको आंदोलन में कौन कौन सा? सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। किसके हम पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।